हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संसद के तीन अंग हैं। तीन अंग से मिलकर भारतीय संसद बनी है। पहला है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीन से मिलकर संसद बनती है। इन तीनों के आर्टिकल फैक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। संसद को आर्टिकल 79 में इंडिकेट किया गया है, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में, लोकसभा को अनुच्छेद 81 में और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया। अब देखेंगे यहाँ पे आप एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी आपके सामने। तो ये फ़ोटो हमारी पुरानी संसद की है। पुरानी संसद, यहाँ पे आप तीन बिल्डिंग देख रहे होंगे। ये हमारी लोकसभा थी इस बिल्डिंग में, और ये हमारी राज्यसभा थी, और यहाँ पे लाइब्रेरी थी, और बीच में था सेंट्रल हॉल जहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की मीटिंग लगती थी, जो राष्ट्रपति बुलाता था अनुच्छेद 108 के तहत। और अब इसकी जगह पे नई संसद बन चुकी है। तो नई संसद भवन क्यों बनाया गया, उसको बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको पता है, हम सब जानते हैं, या बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी पुरानी संसद थी वो 2021 में, जो हमारी पुरानी संसद थी वो 2021 में मौजूदा संसद के 100 साल पूरे हो गए हैं, जो ओवर यूटिलाइज हो गई है। ठीक है। और 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन भी होगा। इसके बाद सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो जो कैपेसिटी है उस पुरानी संसद में सांसदों की कम थी, इसलिए नई संसद का निर्माण किया गया है। जैसे दो तथ्य यहाँ पे हैं कि आज़ादी के समय 7 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता था, और वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है। अब जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो इस आबादी का आंकड़ा भी इंक्रीज होगा, इसलिए नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ी। अब हम देखेंगे, ये हमारा नया संसद भवन है इधर की तरफ, और ये हमारा पुराना संसद भवन है। तो दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि ये नया संसद भवन, पुराने संसद भवन में क्या अंतर है। हमारा नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 10% छोटा है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जितनी भी अत्याधुनिक चीज़ें हैं वो इसमें यूज़ की गई हैं। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है, इससे जानेंगे कुछ। अब देखो, नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में सीटों का क्या अंतर हुआ है। तो नई जो संसद है उसमें सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 888, जबकि पुराने में कितनी थी, 552। इन 552 में से भी दो जो एंग्लो इंडियन होते थे, अब उनको 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए पुरानी संसद जो हमारी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 550 है। और हम यहाँ देखेंगे, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या भी देखो इंक्रीज हो गई है, अभी 250 है। और यहाँ पे नई संसद भवन जो बनी है उसमें सदस्यों की जो क्षमता हुई है, सीटिंग एबिलिटी जो बनाई गई है, वो 384 है। पुरानी वाली का जो आकार था वो गोलाकार था, और नई वाली का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अब बनाने में लागत कितनी लगी थी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और पुरानी वाली बिल्डिंग को बनने में, आपको पता है उस समय इतनी आधुनिक चीज़ें नहीं रही होंगी, तो पुरानी वाली बिल्डिंग को बनने में लगभग 6 साल का समय लगा था। वही नई वाली 21 महीने में बनके तैयार हो गई। अब नए संसद भवन के कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू है जो एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पे लेके आए हैं। देखते हैं उनको क्या है। तो सबसे पहले नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है, अगर पूछा जाता है तो आधारशिला कब रखी गई, 10 दिसंबर। आधारशिला रखी गई है 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और जो नए संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है, तो उसके वास्तुकार हैं बिमल पटेल जी। और मुख्य ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को इसका प्रोजेक्ट दिया गया था नए संसद भवन का। आकार की भी हमने बात की थी, आकार उसका कैसा है, तो आकार की बात भी हमने की थी। आकार इसका त्रिकोणीय है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है, कुल क्षमता की बात भी अभी हमने की है कि लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कुल क्षमता हो जाएगी 1272।
अब देखेंगे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुछ थीम्स में परिवर्तन किया गया। दोनों के जो भवन बने हैं उनकी कुछ थीम ली गई हैं। तो राज्यसभा की जो थीम है वो क्या है? राष्ट्रीय फूल। वहीं लोकसभा की थीम क्या है? मोर का पक्षी। जो अंदर का जो व्यू है वो मोर के पक्षी के थीम पे बनाया गया है। और राज्यसभा में कमल का फूल। और एक सिंघोल की चर्चा जब नए संसद भवन की स्थापना, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो सिंघोल चर्चा में बहुत आया था। तो सिंघोल क्या था भाई? सिंघोल लोकसभा में स्थापित है। जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनकी सीट के पास जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। लागत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवन काल आप याद रख सकते हैं कि जो लोकसभा बनी है उसका टाइम पीरियड वो कितने समय तक वर्क में रहेगी? तो लगभग 150 वर्ष तक कार्य में रहने वाली है। इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता भाई आत्मनिर्भर भारत। वर्तमान सरकार हमारी आत्मनिर्भर भारत पे बहुत काम कर रही है। तो यह इमारत आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है और आधुनिक तकनीकी से लैस है पूरी तरीके से। और नए संसद भवन की कुछ और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं हम। तो आप जानते हैं कि एक ही संसद भवन में तीनों चीज़ें हैं। लोकसभा, राज्यसभा और संवैधानिक हॉल। तीनों चीज़ें एक ही पास में है, एक ही बिल्डिंग में है। और इस बिल्डिंग में तीन दीर्घाएं दिखाई गई हैं। दीर्घाओं को देख लेते हैं हम। देखो 3 दीर्घाएं कौन कौन सी हैं? संगीत दीर्घा, स्थापत्य दीर्घा और शिल्प दीर्घा। नए संसद भवन में 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। उन 6 प्रवेश द्वारों के नाम हैं गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, हंस द्वार, मकरद द्वार और शार्दुल द्वार। तो 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं नई संसद भवन में। और वही यहाँ पे वही सिंघोल है जिसकी भी हमने चर्चा की थी। सिंघोल क्या है? तो यहाँ पे सिंघोल के बारे में कुछ पॉइंट दी जो एग्ज़ाम्स के रिलेवेंट जरूरी जानकारी है। इस संसद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ धार्मिक और कानून के प्रशासन के प्रतीक के रूप में एक सिंघोल स्थापित किया गया है। हमने देखा है कि संसद में लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे उनकी सीट के पास में देखा होगा आपने। अब एक नज़र में नया और पुराना संसद भवन हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि पुराना संसद भवन अब इतिहास बन चुका है, हिस्ट्री हो गया है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन तो बदलेंगे नहीं कभी भी। तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि क्या कुछ इसके ज़रूरी पॉइंट थे जो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। साथ साथ में रिवाइज़ कर लेंगे। फिर हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसका निर्माण, पुराने भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? 12 फरवरी 1921 में और नया 10 दिसंबर 2020 में। पुराने वाले की आधारशिला किसने लिखी थी? ड्यूक ऑफ कर्नॉट ने और नए वाले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुराने वाले का उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को। नए वाले का उद्घाटन कब हुआ है हमारा? 28 मई 2023 को। पुराने वाले का उद्घाटन किसने किया था? वायसराय लॉर्ड इरविन ने। और नए वाले का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निर्माण में कितना समय लगा था हमने देखा था। इसमें 6 वर्ष का समय लगा था और इसमें 3 वर्ष का समय लगा था। क्षमता की बात भी हमने कर ली है। क्षमता की बात भी हमने की थी भी कि इसमें सीटों की क्षमता वर्तमान में इतनी है। अब नए संसद भवन में सीटों की संख्या इतनी है। इसका पुराने वाले का डिज़ाइन किसने बनाया था? एडविन के लुटियंस एवं हर्बर बेकर ने। और नए वाले का डिज़ाइन किसने बनाया था? HPC डिज़ाइन। क्षेत्रफल थोड़ा सा देख लेंगे आप, क्योंकि क्षेत्रफल से हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुराने वाले का क्षेत्रफल कितना था भाई? 47,500 वर्ग मीटर। और नए वाले का कितना है? 64,500 वर्ग मीटर। खर्च इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शेप के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि पुराने वाले का शेप कैसा था? गोलाकार था। और नए वाले का शेप कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, त्रिकोणीय है। अब हम
अपने टॉपिक को शुरू करेंगे, जो हमारा टॉपिक था। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच से लिया गया है। और जो संसद है वो ब्रिटेन की जननी है। संसद की जो अवधारणा है हम लोगों ने कहाँ से ली है? संसद की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग की चर्चा की है हमने। लोकसभा, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इस वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा का आर्टिकल 80, लोकसभा का आर्टिकल 81, संसद का आर्टिकल 79 और राष्ट्रपति का आर्टिकल 52। संसद में देखो, संसद के अंग पूछे जाएंगे तो संसद के अंग 3 हैं। अगर पूछा जाएगा संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग कितने हैं? 3। लेकिन संसद के अगर सदन पूछे जाए, सदन, तो सदन संसद के कितने हैं भाई? सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब जो भारतीय संसद भवन है हमारा, ये पुराना वाला, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था एडविन लुटियंस ने। किसने निर्माण कराया था? एडविन लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। जो अभी आप देख रहे थे हमारी पुरानी संसद के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। अभी पुरानी संसद के बारे में ये देखो, एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि ये जो इसकी ये जो पिलर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पिलर, ये कितने पिलर हैं? ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा था। तो कितने पिलर हैं? 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर ये टिकी हुई थी। क्योंकि अब हिस्ट्री हो चुकी है, अब हमारी नई संसद भवन बन चुकी है। और इस संसद भवन में कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने भाषण दिया था, तो उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। 4 अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संसद में भाषण दिया है। सबसे पहले डी आइजनहावर ने 1959, जिमी कार्टर ने 1978, बिल क्लिंटन 2000 में और बराक ओबामा सबसे जल्दी में 2010 में। संसद के सत्रों की बात करते हैं तो हमें पता है संसद में कितने सत्र चलते हैं भाई? 3 सत्र चलते हैं। अभी बजट सत्र चल रहा है फरवरी में। अभी बजट प्रस्तुत किया है निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार, है ना। और बजट सत्र कब से कब तक चलता है? तो फरवरी से लेकर मई तक। मानसून सत्र कब तक चलता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक। और शीतकालीन सत्र कब तक चलता है? नवंबर से दिसंबर तक। तो सबसे बड़ा सत्र अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे बड़ा सत्र कौन सा हुआ? बजट सत्र। और सबसे छोटा कौन सा हुआ? शीतकालीन सत्र। सबसे ज़्यादा समय तक कौन चलाएगा? बजट सत्र, जो भी चल रहा है फरवरी से लेकर मई तक। संसद के 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो हम लोग ले लेते हैं, जो बहुत ही कॉमन जानकारी है कि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, जबकि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता है, वहीं राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन बोला जाता है। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा को प्रथम सदन बोला जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन बोला जाता है। लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं और राज्यसभा को बड़ों का सदन बोलते हैं। अब ये स्थायी है, लोकसभा अस्थायी है और राज्यसभा स्थायी है। ये कैसे है, ये हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। अब लोकसभा में कुछ सीटों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा में वर्तमान में सीटें कितनी हैं, ये वाला सिनेरियो पहले समझेंगे। तो अधिकतम सीटें लोकसभा में कितनी हो सकती हैं? 552। उसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल मिला के कितनी सीटें आएंगी? तो राज्य और केंद्र शासित से मिला के 550। और दो एंग्लो इंडियन जो अभी तक चुने जाते थे उनको हम लोग 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है।
क्यों ख़त्म कर दिया गया है? तो आपको पता है कि इससे पहले एंग्लो इंडियन किसे कहते थे? जैसे यूरोपीय जो भी आते थे यहाँ पे इंडियन महिलाओं से शादी करते थे, तो उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते थे उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता था। अब 550 में से जो ये 530 सदस्य हैं ये राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, लेकिन ये पुराना सिनेरियो था। अब नया सिनेरियो इधर वाला ध्यान देंगे क्या है यहाँ पे। दो जो एंग्लो इंडियन थे उनको खत्म कर दिया गया। तो अब वर्तमान में अगर पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 550। उसमें से 550 केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, क्योंकि एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत खत्म कर दिया गया, उनका आरक्षण अब हटा दिया गया है। वर्तमान में संख्या देख लेते हैं, वो तो अधिकतम थी, अब वर्तमान में देख लेते हैं कितनी हो सकती भाई। तो वर्तमान में वर्तमान में 545 सदस्य थे, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन थे जिनको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अब कितने हैं? 543। अब राज्यसभा से, इसमें से राज्यों से कितने आते थे? राज्यों से आते थे 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते थे? 13। लेकिन जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक राज्य थे तब उसमें 6 लोकसभा की सीटें थी, तो उसमें से इन 6 लोकसभा सीटों को जब हटा दिया गया क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो ये 6 सीटें निकल कर यहाँ से केंद्र शासित प्रदेशों में जुड़ गई। तो वर्तमान में अगर पूछा जाता है, वर्तमान में पूछा जाता है कि 545 में से राज्यों से कितने चुने जाते हैं? तो राज्यों से चुने जाते हैं 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुने जाते हैं? 29। राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। 8 राज्यों से 28 राज्यों से 524 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 29 सांसद चुने जाते हैं वर्तमान में लोकसभा में। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250 अधिकतम। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुने जाएंगे? 238 और राष्ट्रपति यहाँ मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन अब खत्म हो गया है 104वें संविधान संशोधन से, लेकिन वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान में है 245 और राज्यों से कितने चुने जाएंगे? 233। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने और राष्ट्रपति मनोनीत कितना करेगा? 12 लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अधिकतम और वर्तमान। तो जैसे मान लेते हैं आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने गए हैं, वहाँ पे टोटल 500 सीट है। कितनी सीट है? 500 सीट है। अब 500 सीट में जब एडमिशन हुआ तो सिर्फ 400 सीटें ही भर पाई, मतलब 100 सीट खाली रह गई। लेकिन अधिकतम उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 500, लेकिन उसमें से भर कितने पाए? 400। तो अधिकतम कैपेसिटी जो है, तो यहाँ पे जो अधिकतम बात करता है तो 250 मतलब राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है, लेकिन उसमें वर्तमान से है कितने? 245। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, जो राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं वो किस किस फील्ड से होते हैं? राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं तो किस किस फील्ड से होते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। इनमें से राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, जिनका मनोनयन अब खत्म कर दिया गया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब थोड़ा सा कुछ और इनकी बेसिक बातों को जान लेते हैं हम लोग। लोकसभा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अभी हम इसको समझेंगे कि और लोकसभा को अनुच्छेद 81, राज्यसभा को अनुच्छेद 80। लोकसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब इनकी योग्यता देखो क्या है लोकसभा सदस्य की। भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्य ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। राज्यसभा के सदस्य भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष,
सरकार के किसी लाभ पर कार्यरत ना हो, पागल हो और दिवालिया ना हो। तो इम्पोर्टेंट ये है। उम्र से क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों की। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी? 25 साल। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल। इसको भंग किया जा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। लोकसभा को अनुच्छेद 80 और राज्यसभा को अनुच्छेद 81 और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में बताया गया है। लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता है, ये जनता का सदन है, और इसको शिक्षितों का सदन बोला जाता है राज्यसभा को। कुछ और बातें हैं यहाँ पे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है, जनता इसमें वोट देने जाती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इस चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। अब इस पर हम समझ लेते हैं कि 1/3 सदस्यों का चुनाव क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये राज्यसभा है, इसको 3 भागों में बांट दिया हमने, 1 2 3। तो यहाँ पे है 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। तो पहले 2 वर्ष में इन लोगों का चुनाव हो जाएगा। जैसे 2020 में इन लोगों का चुनाव हो गया, 1/3 करें, मतलब इसके राज्यसभा के 3 हिस्से कर दिए हमने, तो इसके 1/3 हिस्से का चुनाव 2020 में हो गया। फिर अगली बार इस वाले हिस्से का चुनाव 2022 में हो गया। फिर अगली बार अगली बार 2 साल के बाद इनका चुनाव हो गया। तो ऐसे करके देखेंगे कि जो सबसे पहले वाले में थे, इसका देखो 6 साल पूरा हो गया, इसका 6 साल पूरा हो गया। अब इसका चुनाव फिर अगली बार कब होगा? 2026 में होगा। ऐसे ही इसका दोबारा कब होगा फिर इसका, तो ऐसे करके ये क्रम चलता रहता है। तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। एक साथ में पूरी राज्यसभा का चुनाव नहीं होता। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। जब तक लोकसभा में बहुमत होता है तब तक सरकार चलती है। जैसे ही बहुमत खत्म होता है वैसे ही लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। लोकसभा के सभापति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो लोकसभा में 2 पद होते हैं, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट भी है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? यह एक अस्थायी अध्यक्ष है। कौन? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों जाती है? जो नई संसद में चुन के जो नए सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए, लोकसभा में जो नए सदस्य चुन के आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करते हैं, है ना। अभी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? ये शायद 18वीं लोकसभा के थे, 17वीं लोकसभा के थे, और वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। तो इसको अपडेट कर लीजिएगा देख के। और ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनका कॉन्सेप्ट अनुच्छेद 93 में बताया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष होंगे ये अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 93 में। अब अध्यक्ष और स्पीकर की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। अब जो स्पीकर बनेंगे उनको अलग से शपथ दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सांसद के तौर पे पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, इसलिए इनको अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष क्या कार्य करते हैं, उनके अधिकार क्या है वो जान लेते हैं थोड़ा सा। तो लोकसभा के सभी कार्यों को सही तरीके से संचालन करना, समझ लीजिए कि ये एक मॉनिटर का काम करते हैं कि किसको कब बोलना है, किसको कब नहीं बोलना है, सबको समय निर्धारित करते हैं। तो कार्यों को सही से संचालन करना और नियंत्रण करना है। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन बनाता है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं।
जब किसी विधेयक पर निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं, जब किसी विधेयक पर निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं, तब लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। अब पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। राज्यसभा के सभापति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो राज्यसभा के सभापति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होती है। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति संसद का अंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसका कार्यकाल देंगे। अब जो सभापति होंगे वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देने जाएंगे। देखना यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे गलती करने के चांस हैं, क्योंकि भाई ये राष्ट्रपति हैं। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपसभापति को थोड़ी देने जाएंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो त्यागपत्र किसको देगा? तो जल्दबाजी में सब लोग उपसभापति लगा देते हैं, जबकि वो तुरंत गलत हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा का जो उपसभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति त्याग किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, लेकिन उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको दे देंगे? सभापति को। लेकिन सभापति त्यागपत्र किसको देने जाएंगे? क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो सभापति त्यागपत्र देने जाएंगे किसको? उपराष्ट्रपति को। यहाँ पे ध्यान देना, गलती होने के चांसेस हैं। तो ऐसे करके ये हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। अच्छा, कुछ और कौन से पॉइंट्स हैं? हाँ ठीक है, वही हो गया। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको कुछ भी इससे मदद मिलती है तो हमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।